डियर स्टूडेंट, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित एक्सरसाइज 1 का एफ पढ़ेंगे। तो इसमें दिया गया है पहला क्वेश्चन जो है, निम्नांकित कथनों के सम्मुख सत्य या असत्य जो सही हो लिखिए। तो इसके लिए हमें देखना है ये कथन सत्य है या असत्य है। तो इसको जानने के लिए हमें कुछ बिंदुओं पर ध्यान देना होगा। हमें इसको अंदाज से ही नहीं पता करना है, बल्कि इसको समझ के ही इसको लगाना है। तो आइए, वह कौन सा महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको हम जान जाएं तो इस तरह के क्वेश्चन को बड़े आसानी से हल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। देखें यहाँ कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो नोट में लिखा है। नोट फर्स्ट है, योग का तत्समक अवयव। तत्समक अवयव वह संख्या होता है जिसमें अगर हम कुछ जोड़ें तो उसके मान में कोई परिवर्तन ना हो। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है, किसी भी परिमेय संख्या में शून्य जोड़ें अथवा शून्य में वह परिमेय संख्या जोड़ें तो योगफल समान होता है, यानी मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे यहाँ पे लिख दिया गया है P/Q। यहाँ कोई परिमेय संख्या हम ले रहे हैं, P/Q परिमेय संख्या हो गया। इसमें अगर हम 0 जोड़ते हैं तो P/Q ही आएगा। अगर हम संख्या की बात करें तो संख्या में अगर मान लीजिए P/Q के रूप में हम यहाँ लिख लें 3 से यहाँ लिखा है 5, ये P/Q का मान हो गया। अगर हम इसमें 0 जोड़ते हैं तभी कितना आएगा, 3/5 लिखते हैं। वही चीज़ें अगर हम शून्य में वही संख्या जोड़ें, जैसे हम किस संख्या में शून्य जोड़े या शून्य में वही संख्या जोड़ें, जैसे यहाँ पे लिखा है शून्य में वही संख्या जोड़ें 3/5 तो कितना आएगा, 3/5, यानी दोनों स्थितियों में ही समान संख्या है। तो यही तत्समक अवयव कहलाता है। जैसे यहाँ लिखा है, शून्य को परिमेय अथवा पूर्ण संख्याओं के योग का तत्समक अवयव कहते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या में अगर हम शून्य जोड़ते हैं या शून्य में वह संख्या जोड़ें तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, योगफल समान होता है। तो शून्य को परिमेय संख्या के योग का तत्समक अवयव कहते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि परिमेय संख्या में योग के तत्समक अवयव क्या है तो आपका शून्य हो जाएगा। शून्य जो है योग का तत्समक अवयव कहलाता है। आगे देखेंगे गुणा का तत्समक अवयव। अभी तक हम लोग योग जोड़े, योग वाले में कि 0 अगर जोड़ते हैं या 0 में कोई संख्या जोड़ते हैं तो मान समान होता है। और ठीक यहाँ देखें गुणा का तत्समक अवयव। गुणा का तत्समक अवयव क्या है, किसी भी परिमेय संख्या में 1 से गुणा करें अथवा 1 में उसी परिमेय संख्या से गुणा करें तो गुणनफल समान रहता है। यानी कोई भी परिमेय संख्या ले लें, जैसे यहाँ पे लिया गया है P/Q, इसमें हम 1 से गुणा करा रहे हैं तो इसका मान भी P/Q हो आ रहा है। अगर 1 में P/Q से गुणा कराएं तब भी P/Q आएगा। यानी किसी संख्या में अगर 1 से गुणा कराएं या 1 में किसी संख्या से गुणा कराएं तो संख्या समान होगा। जैसे यहाँ पे मान लीजिए, जैसे 3/5 हम यहाँ ले लिए, इसमें अगर हम 1 से गुणा करा रहे हैं तो 3/5 करने 3/5 ही आएगा। अगर 1 में वही 3/5 से गुणा कराएंगे तो 3/5 करने 3/5, तो दोनों स्थितियों में ही मान समान आया। तो इसी कारण इसको कहते हैं गुणा का तत्समक अवयव क्या है, 1 होता है। इसी कारण हम 1 को परिमेय अथवा पूर्ण संख्याओं के गुणनफल का तत्समक अवयव कहते हैं। तो यहाँ से आपका 2 क्वेश्चन बन गया कि योग का तत्समक अवयव क्या होता है, तो योग का तत्समक अवयव 0 होता है। अगर गुणा की बात करें कि गुणा का तत्समक अवयव क्या होता है, तो जो गुणा का तत्समक अवयव होता है वो क्या होता है, आपका 1 होता है। फिर आगे देखेंगे, लिखा है अगला नोट, यहाँ से देख लें, इसी कारण 1 को परिमेय अथवा पूर्ण संख्याओं के गुणनफल का तत्समक अवयव कहते हैं। अगर 1 में किसी संख्या से गुणा कराएं या किसी संख्या में 1 से गुणा कराएं तो योग का जो तत्समक दोनों मान स्थितियों में आएगा, बराबर ही आएगा। फिर अगला है, किसी भी परिमेय एवं पूर्ण संख्या में 0 से गुणा करने पर संख्या का मान 0 हो जाता है। अगर कोई संख्या है, अगर उसमें हम 0 से गुणा कराते हैं तो 0 हो जाएगा। जैसे हम मान लीजिए 5 है, ये पूर्ण संख्या है, इसमें अगर हम 0 से गुणा कराएं तो 5 0 0 आएगा। या कोई परिमेय संख्या है, जैसे मान लीजिए 2/7 लिखा है, यह भी एक परिमेय संख्या है, इसमें अगर हम 0 से गुणा कराएं तभी क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा।
तो चाहे कोई पूर्ण संख्या हो, चाहे परिमेय संख्या हो, यानी किसी भी प्रकार की अगर संख्या है, अगर उसमें हम शून्य से गुणा करा रहे हैं तो उसका जो मान आएगा वो शून्य ही आएगा। अगला है किसी भी संख्या में एक से गुणा, लिखा है किसी भी संख्या में एक से गुणा या भाग करने पर मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कोई संख्या है, अगर आप उसमें एक से गुणा कर रहे हैं या एक से भाग कर रहे हैं तो दोनों स्थितियों में मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ हम लिखे हैं 5, फिर यहाँ हम 5 ले रहे हैं, 5 में अगर एक से गुणा करा रहे हैं तो क्या आएगा, 5 या करने 5 आ रहा है, या 5 में अगर एक से भाग कर रहे हैं तो 1 5 5, यानी दोनों स्थितियों में ही समान मान आ रहा है। मान क्या हो रहा है, समान आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी संख्या में अगर हम एक से गुणा करा रहे हैं या एक से भाग करा रहे हैं तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला है योगात्मक प्रतिलोम, जिसको अंग्रेजी में एडिटिव इनवर्स कहते हैं। इनवर्स मतलब प्रतिलोम, उल्टा। यहाँ देखें, प्रत्येक पूर्णांक के लिए एक ऐसा पूर्णांक होता है जिसे उस पूर्णांक में जोड़ने पर योगफल शून्य प्राप्त हो। यानी हर पूर्णांक के लिए एक ऐसा पूर्णांक होगा, अगर उसमें उस पूर्णांक को जोड़ लें तो संख्या का मान क्या हो जाएगा, शून्य होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम कोई पूर्णांक ले लिए, यहाँ पे हम मान लीजिए 7 ले रहे हैं, 7 पूर्णांक ले रहे हैं, इसमें हम क्या करें, एक ऐसा पूर्णांक से गुणा करेंगे जिसका योगफल क्या हो, 0 हो जाए। एक 7 है, 7 धनात्मक है, अगर इसमें हम एक संख्या को जोड़ लें, वह संख्या हमारा अगर -7 है तो उसमें हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये 7 है, धन का गुणा ऋण में करेंगे ऋण होगा, 7 आएगा, तो 7 में 7 जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ जो है 0 प्राप्त हुआ। यानी ऐसा पूर्णांक, प्रत्येक पूर्णांक के लिए एक ऐसा पूर्णांक होगा। तो ऐसा पूर्णांक क्या ले लिए हम, -7। यानी हम एक पूर्णांक ले लिए 7 और उसका एक ऐसा पूर्णांक हम ले लिए जिसे उसमें हम जोड़ दिए दोनों में, तो जोड़ने पे योगफल कितना हो गया, 0। तो यही जो जिसको हम जोड़े हैं यही क्या होगा, योगात्मक प्रतिलोम। अब 7 का अगर योगात्मक प्रतिलोम आपसे पूछा जाए तो 7 का विपरीत हम क्या जोड़े हैं, -7। तो 7 का जो योगात्मक प्रतिलोम होगा वो आपका -7 हो जाएगा। तो योगात्मक प्रतिलोम होता है जिसमें अगर वो संख्या जोड़ें उसका मान क्या हो, 0 आ जाए, योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार अगर हम देख लें, अगर माइनस वाला हो तो -5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो -5 में हम क्या जोड़ दें कि उसका योगफल 0 हो जाए। तो -5 है, अगर हम इसमें क्या कर दें, हम 5 जोड़ दें तो दोनों स्थितियों में क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो -5 का जो योगात्मक प्रतिलोम बनेगा क्या बनेगा, वो +5 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हम चिन्ह को बदल के उसका योगात्मक प्रतिलोम बना सकते हैं। फिर अगला है योगात्मक प्रतिलोम को परिमेय संख्या का ऋणात्मक या विपरीत भी कहते हैं। योगात्मक प्रतिलोम को परिमेय संख्या का ऋणात्मक कहते हैं या विपरीत भी कहते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे उसी का ऋणात्मक, यहाँ 5/3 है, इसका जो योगात्मक प्रतिलोम होगा वो कितना हो जाएगा, -5/3 हो जाएगा। अगर वो ठीक उसी तरह यहाँ दिया होता -1/2 है तो इसका योगात्मक प्रतिलोम कितना हो जाता, सिर्फ 2/1, यानी यहाँ ऋणात्मक है, धनात्मक हो जाता, अर्थात 2 हो जाता। तो उसको हम चिन्ह बदल के इसका योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं। फिर अगला देखेंगे, दिया है यदि 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल 1 हो तो उनमें से प्रत्येक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है। गुणात्मक प्रतिलोम, अभी तक योगात्मक प्रतिलोम आप चिन्ह बदल दिए, तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, यदि 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल 1 हो। तो अगर हम मान लें कोई परिमेय संख्या, मान लीजिए P/Q एक परिमेय संख्या ले लिए, लेकिन यहाँ पे दिया है यदि 2 परिमेय संख्या का गुणनफल 1 हो। तो परिमेय संख्या कैसा होगा, अगर एक व्युत्क्रम होगा तभी उसका गुणनफल जो 1 होगा। हम पहले ही परिमेय संख्या P/Q ले लिए और दूसरा परिमेय संख्या ले लिए Q/P, इसको हम कर दिए, उल्टा कर दिए, इसका गुणनफल कितना होगा, 1 होगा। जैसे आपका Q से कट गया P से कट गया तो कितना आया, 1 आया। तो यदि 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल 1 हो तो उनमें से प्रत्येक एक दूसरे का क्या होगा, गुणात्मक प्रतिलोम कहलाएगा। जैसे यहाँ पे P/Q का गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा, Q/P, क्योंकि इन्हीं दोनों संख्याओं का अगर हम गुणा किए तो गुणनफल कितना आया, 1 आया।
ठीक। तो यहाँ से जैसे अगर हम 5/3 ले लेते, इसका गुणात्मक प्रतिलोम करते तो इसका उल्टा क्या होता, व्युत्क्रम आपका 3/5 हो जाता। यहाँ जैसे दूसरा लेन अगर -5 है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम करते तो -5 के नीचे समझ लीजिए एक छिपा होता है एक हर, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम जो होता है भिन्न बदल जाता है, 1/आपका -5 हो जाएगा। तो ध्यान दें, योगात्मक प्रतिलोम में चिन्ह बदल जाता है और गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, भिन्न बदल जाता है। अंश का हर, हर का अंश हो जाता है। अगला देखेंगे, परिमेय संख्या के गुणात्मक प्रतिलोम को लिखा है, परिमेय संख्या के गुणात्मक प्रतिलोम को परिमेय संख्या का व्युत्क्रम कहते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम कहीं उसका व्युत्क्रम कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे उसका व्युत्क्रम हो गया था, अगर यहाँ x है, आपसे पूछा जाए x का गुणात्मक प्रतिलोम बताए, तो x का जो गुणात्मक प्रतिलोम है वो कितना हो जाएगा, 1/x। क्यों? क्योंकि x को अगर हम भिन्न परिमेय संख्या के रूप में लिखें तो समझ लीजिए x के नीचे क्या होता है, 1 होता है। ठीक, इसका जब हम व्युत्क्रम करेंगे तो क्या होगा, अंश और हर में परिवर्तन हो जाएगा। अंश यहाँ आपको x दिखाई दे रहा है तो हर आपका हो जाएगा x, और जो हर है वो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो यहाँ से देखें x का जो गुणात्मक प्रतिलोम आया वो कितना आया, 1/x। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, जो व्युत्क्रम होता है उसको हम इनवर्स के रूप में भी लिख सकते हैं। देखिए आप इनवर्स लिखा है तो जिसकी पावर 1 होती है उसको इनवर्स कहेंगे। तो यहाँ एक जो आपका अंश है वही इनवर्स हो जाएगा, यहाँ x पे कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो x का जो गुणात्मक प्रतिलोम है या तो आप उसको 1/x कहें या तो x पे -1, जिसको x इनवर्स भी कहते हैं। अगला देखेंगे कि यहाँ पे केवल 1 और -1 ही ऐसी परिमेय संख्या हैं जो स्वयं ही अपना गुणात्मक प्रतिलोम भी हैं। देखें, केवल 1 और -1 ही ऐसी परिमेय संख्या हैं जो स्वयं ही अपनी गुणात्मक प्रतिलोम भी हैं। जैसे यहाँ पे देखें, 1 है, 1 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा, 1/1। तो अर्थात मतलब कितना हो जाएगा, 1 ही आएगा। अगर -1 की बात करें तो -1 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 1/-1 अर्थात -1। यानी सिर्फ केवल एक ही है, 1 और -1 ऐसी ही परिमेय संख्या हैं जो स्वयं अपने गुणात्मक प्रतिलोम भी हैं, बाकी अन्य कोई संख्या नहीं है। जैसे अगर हम मान लें 2 ले लेते तो 2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाता है, 1/2 हो जाता। अगर -2 करते तो -2 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना आता, -2 का 1/-2 हो जाता। तो इसमें देखें आपका परिवर्तन हो गया। तो सिर्फ एक ही ऐसी संख्या है जो अपने आप में गुणात्मक प्रतिलोम भी है। कुछ नोट्स यहाँ हैं जिसको देख लें, एक काम की चीज़ें हैं। आपको अगर योगात्मक प्रतिलोम गुणात्मक प्रतिलोम बताना हो किसी संख्या का तो उसके लिए बहुत आसान ट्रिक है। जैसे योगात्मक प्रतिलोम में लिखा है चिन्ह परिवर्तन। अगर आपसे योगात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए कहे तो आप क्या कर दें, चिन्ह परिवर्तन कर दें। जैसे जहाँ धन हो वहाँ ऋण कर दें और जहाँ माइनस हो वहाँ प्लस कर दें। इससे आपका योगात्मक प्रतिलोम बन जाएगा। अगर गुणात्मक प्रतिलोम की बात करें तो गुणात्मक में आपको भिन्न परिवर्तन, भिन्न अंश के जगह पे हर कर देंगे, हर के जगह पे अंश कर देंगे। तो आप 2 चीज़ों को याद करें, एक चिन्ह एक भिन्न। चिन्ह और भिन्न दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं आपको सुनने में। तो योगात्मक प्रतिलोम में आपका चिन्ह परिवर्तन, गुणात्मक प्रतिलोम में आपका भिन्न परिवर्तन हो जाएगा। जैसे मान ले जाए आपको +5 करना है तो +5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, यहाँ प्लस है तो इसका योगात्मक क्या होगा, माइनस हो जाएगा। आपका चिन्ह बदल गया। अगर यहाँ -1/2 दिया रहा है, यह ऋणात्मक है तो ऋण का क्या हो जाएगा, आपका धन हो जाएगा, तो प्लस आपका हो जाएगा 1/2। यही योगात्मक प्रतिलोम है। यहाँ देखिए आप चिन्ह बदल दिए। और गुणात्मक प्रतिलोम में अगर वही होता, अगर 1/5 होता तो भिन्न बदल जाता, अंश के जगह पे हर, हर के जगह पे अंश। यहाँ अंश 1 है, अब हर क्या हो जाता, नीचे वाला पलट जाता और ऊपर वाला हो जाता। इसके स्थान पे क्या हो जाता, सिर्फ 5 हो जाता। अब यहाँ 2/3 हो जाता तो क्या हो जाता, अगर माने 2/3 कर दें तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, भिन्न परिवर्तन हो जाता। 2/3 है तो आपका मान हो जाता 3/2।
2। तो इस तरह से आप अंश और हर बदल के यानी भिन्न बदल के आप गुणात्मक प्रतिलोम बदल सकते हैं और चिन्ह बदल के आप योगात्मक प्रतिलोम बदल सकते हैं। तो यह आसान ट्रिक है जिसकी सहायता से आप इसको हल कर सकते हैं। अब हम लोग महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ चुके। अब उन्हीं की सहायता से हमें इस क्वेश्चन करना है जो आपका लिखा है, निम्नांकित कथनों के सम्मुख सत्य असत्य जो सही है उसको लिखिए। अब देखें, अब हम लोग देखेंगे -6/7 + 6/7 परिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय संख्या की परिभाषा आप जानते हैं कि जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके, परंतु Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, लेकिन आपका Q का मान 0 ना हो, यही परिमेय संख्या हो जाती है। तो इसको जब हल करेंगे तो क्या होगा, ये -6/7 है, ये +6/7 है। जब एक चिन्ह ऋण हो एक चिन्ह धन हो तो क्या होगा, उस कंडीशन में संख्याएं घट जाएंगी। तो 6/7 में से 6/7 आपका चला जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा आपका, यहाँ देखें, इसको कोष्टक को हटा देंगे तो -6/7 + 6/7 हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, ये संख्या कट जाएगी तो बचा क्या, 0। तो 0 भी परिमेय संख्या में आता है, क्योंकि 0 के नीचे भी आप एक लिख के इसको परिमेय संख्या बना सकते हैं। तो 0 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ लिखा है कि परिमेय संख्या नहीं है और 0 परिमेय संख्या होता है, इसको हम जानते हैं। तो जो ये आपका कथन हो जाएगा, ये आपका असत्य हो जाएगा। अगर 0 परिमेय संख्या लिखा होता कि 0 परिमेय संख्या है तो आपका सही हो जाता है, लेकिन लिखा है परिमेय संख्या नहीं है, तो 0 आया और 0 परिमेय संख्या होता है, इसलिए जो कथन होगा आपका क्या हो जाएगा, वो असत्य हो जाएगा। फिर अगला देखें, परिमेय संख्याओं में योग का तत्समक अवयव शून्य होता है। आप जानते हैं, अभी पढ़ाया गया है कि योग का जो तत्समक अवयव होता है वो 0 होता है, क्योंकि किसी संख्या में आपको शून्य जोड़ें या शून्य में वो संख्या जोड़ें तो संख्या का मान क्या होता है, बराबर होता है। तो परिमेय संख्याओं में योग का तत्समक अवयव शून्य होता है। यहाँ से देखें, परिमेय संख्या हम 5/4 ले लिए, इसमें हम जोड़ दिए 0 तो क्या होगा, तभी 5/4 आया। अगर वो 0 में वही हम 5/4 जोड़ते तभी क्या हो जाता है, 5/4। तो दोनों स्थितियों में संख्या का मान बराबर आता है। तो इसीलिए शून्य को योग का तत्समक अवयव कहते हैं, जिसको संख्या में जोड़ें या तो मान में कोई परिवर्तन ना हो, तो शून्य को योग का तत्समक अवयव कहते हैं। तो परिमेय संख्या में योग का तत्समक अवयव क्या शून्य होता है, ये जान चुके हैं, इसलिए क्या है, हमारा सत्य है। अगला देखें, परिमेय संख्याओं में, संख्याओं नहीं सर, सॉरी है, हाँ संख्या रहेगा। परिमेय संख्या शून्य को योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। तो शून्य का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है, शून्य का योगात्मक प्रतिलोम शून्य नहीं होता है। लेकिन शून्य को कभी ना तो +0 लिखा जाता है ना तो माइनस, ठीक। शून्य न तो ऋणात्मक होता है और न ही धनात्मक होता है। तो शून्य के जगह पे क्या होना चाहिए, शून्य होगा। तो शून्य का योगात्मक प्रतिलोम शून्य होता है, ठीक। अगर आपसे पूछा था तो बनाए कि शून्य का योगात्मक प्रतिलोम बनाइए, तो शून्य का जो योगात्मक आपका प्रतिलोम होगा, योगात्मक प्रतिलोम होगा, वो क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ कहा जा रहा है कि शून्य का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है, शून्य का योगात्मक प्रतिलोम होता है, वह भी कितना होता है, शून्य होता है। तो ये कथन क्या होगा, आपका असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लें, किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परिमेय संख्या होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि योगात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, चिन्ह बदलता है। तो अभी बताया गया है कि योगात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, चिन्ह बदलता है। अगर ऋण होता है तो ऋण का जो योगात्मक प्रतिलोम होगा आपका क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। ऋण की जगह पे क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। और प्लस हो जाता है, अगर प्लस है तो उसकी जगह पे क्या हो जाता है, ऋण हो जाता है। तो कह रहा है किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या, यानी कोई भी ऋणात्मक परिमेय संख्या हम ले लें, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऋणात्मक परिमेय संख्या हम ले लिए -4/5, ठीक। किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या ले लिए का योगात्मक प्रतिलोम बनाएंगे तो क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ -4/5 है तो ऋण का उल्टा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +4/5 हो जाएगा। तो -4/5 का योगात्मक प्रतिलोम हुआ वो +4/5 हुआ। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है, किसी परिमेय ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परिमेय संख्या होती है। तो सही है, क्योंकि इसका देखिए उत्तर कितना धनात्मक आया। तो आप इसे जान सकते हैं सत्य है, क्योंकि ऋणात्मक परिमेय संख्या का जो योगात्मक प्रतिलोम होगा वो धनात्मक ही, सदैव धनात्मक ही आएगा।
अगला है परिमेय संख्याओं में घटाने का तत्समक अवयव शून्य है। ये असत्य होगा क्योंकि आपको सिर्फ योगफल के लिए तत्समक अवयव बताया गया था कि परिमेय संख्याओं में योग का तत्समक अवयव शून्य होता है, घटाने का नहीं। क्यों? क्योंकि तत्समक अवयव वह संख्या होती है जो किसी संख्या में जोड़ें, अगर योग की बात करें तो किसी संख्या में जोड़ें या उस संख्या में अगर जीरो जोड़ें तो होगा। लेकिन यहाँ पे लिखा है परिमेय संख्याओं में घटाने का तत्समक अवयव शून्य है। अगर कोई हम संख्या ले लिए 4/5 ही ले लिए, उसमें अगर हम जीरो घटा रहे हैं तो कितना आ रहा है? 4/5 में से जीरो जाएगा तो 4/5 ही आएगा, ठीक। लेकिन अगर जीरो में से वह 4/5 हम घटा रहे हैं तो क्या होगा? शून्य में से कोई संख्या घटता है तो ऋणात्मक आता है, क्योंकि ऋणात्मक संख्याएं शून्य से छोटी होती हैं। तो आपका -4/5 आया। तो यह दोनों स्थितियों में मान क्या हो गया? अलग अलग आए। यहाँ देखें ये 4/5 आया धनात्मक, ये -4/5 आया। तो जो तत्समक अवयव होता है उस संख्या का मान बराबर आता है। तो इसीलिए बताया गया है कि शून्य को ही योग का तत्समक अवयव कहते हैं। ये घटाने का तत्समक अवयव शून्य नहीं होता है, क्योंकि घटाने पे संख्या का मान बदल जाएगा। तो यहाँ आपका जो कथन होगा वो क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। योग में क्या होता था कि योग में अगर हम 4/5 में जीरो जोड़ते या जीरो में 4/5 जोड़ते तो दोनों मान बराबर रहता। तो ऐसा मान अगर बराबर हो रहा है तभी तत्समक अवयव होगा, अगर बराबर मान नहीं हो रहा है तत्समक अवयव नहीं होगा। अगला देखें, परिमेय संख्याओं में गुणा का तत्समक अवयव 1 होता है। अगर किसी संख्या में किसी भी परिमेय संख्या में 1 से गुणा कराएं या 1 में उसी संख्या का गुणा कराएं तो दोनों का मान बराबर आता है, तो वह तत्समक अवयव कहलाएगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे 2/3 ले लिए, उसमें हम क्या करेंगे? 1 गुणा करेंगे। परिमेय संख्या ले लिए 2/3, उसमें से क्या कर रहे हैं? 1 से गुणा करा रहे हैं, तो 2 करने 2/3 करने 2/3। अगर हम 1 में 2/3 से गुणा करा रहे हैं तभी क्या होगा? 2/3 आ जाएगा। तो यहाँ देखें परिमेय संख्या में गुणा का जो तत्समक अवयव होता है 1 आता है, क्योंकि अगर 1 से ही किसी संख्या में हम गुणा कराएं या 1 में किसी संख्या से गुणा कराएं या 1 में किसी संख्या से गुणा कराएं, ठीक। किसी संख्या में अगर 1 से गुणा कराएं या 1 में किसी संख्या से गुणा कराएं तो संख्या का मान क्या होना चाहिए? बराबर आना चाहिए। तो वह क्या हो जाएगा? ये गुणा का तत्समक अवयव कहलाएगा, ठीक। तो गुणा का जो तत्समक अवयव होता है वो कितना होता है? 1 होता है, क्योंकि दोनों स्थितियों में ही बराबर आया, सत्य आया। अगला देखें, एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम, एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होता है। अगर कोई ऋणात्मक परिमेय संख्या है तो उसका जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा वो ऋणात्मक प्रतिलोम होगा। क्यों? क्योंकि गुणात्मक प्रतिलोम में सिर्फ क्या बदलता है? आप जान चुके हैं, गुणात्मक प्रतिलोम में योगात्मक प्रतिलोम में आपका बदलता है चिन्ह, और गुणात्मक प्रतिलोम में क्या बदलता है? आपका भिन्न बदलता है, ठीक। यही चेंजिंग होती है, आप ध्यान दें। तो अगर एक ऋणात्मक परिमेय संख्या, मान लीजिए यहाँ ले लिए ऋणात्मक परिमेय संख्या, जैसे मान लीजिए 5/9 ले लिए, एक ऋणात्मक परिमेय संख्या ले लिए, ठीक। इसका जब गुणात्मक प्रतिलोम बदलेंगे तो गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है? सिर्फ भिन्न बदलता है। जैसे अंश का है तो अंश की जगह पे हर लिख देते हैं, हर की जगह पे अंश लिख देंगे, यानी व्युत्क्रम हो जाता है। तो जो नीचे होता है वो ऊपर चला जाता है और ऊपर वाला क्या होता है? नीचे चला आता है। तो 9 नीचे था ऊपर चला गया और 5 नीचे ऊपर था तो नीचे आ गया, लेकिन चिन्ह नहीं बदलता है। सिर्फ योगात्मक गुणात्मक प्रतिलोम में सिर्फ भिन्न बदलता है और योगात्मक प्रतिलोम में चिन्ह बदल जाता है। तो अब देखें क्या आया कि एक ऋणात्मक परिमेय संख्या, तो ऋणात्मक परिमेय संख्या -5 था, उसका गुणात्मक प्रतिलोम कर दिए तो 9/-5 था। और एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है, देखें एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का जो गुणात्मक प्रतिलोम आया वो ऋणात्मक ही आया। तो इस स्थिति में क्या है? सत्य है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा होता कि एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होती तो असत्य होता। क्यों? क्योंकि योगात्मक प्रतिलोम होता तो चिन्ह बदल जाता। ये -5/9 था तो +9 5/9 हो जाता, ठीक। लेकिन यहाँ पे देखें, यहाँ पे सिर्फ भिन्न बदला है, चिन्ह नहीं बदला है। तो योगात्मक प्रतिलोम में आपका चिन्ह बदलता है और गुणात्मक प्रतिलोम में भिन्न बदलता है। तो इस तरह से आप योगात्मक और गुणात्मक प्रतिलोम के प्रश्नों को हल कर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है, यदि परिमेय संख्या x का योगात्मक प्रतिलोम x हो तो x बराबर 0 होगा। ठीक, तो x, अगर x की बात करें तो x का जो योगात्मक प्रतिलोम होगा वो क्या होगा, -x होगा, क्योंकि जानते हैं योगात्मक प्रतिलोम में चिन्ह बदलता है। जो धनात्मक संख्याएं होती है वो ऋणात्मक हो जाएंगी, जो ऋणात्मक है वो धनात्मक होंगी। अगर x का योगात्मक प्रतिलोम भी x है तो x का मान क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर दोनों को हम जुड़ाएं, अभी आप लोग पढ़े हैं योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है कि एक पूर्णांक ऐसा हो, अगर उसमें हम एक उसी का पूर्णांक जोड़ दें तो अगर दोनों का योगफल 0 हो जाए तो क्या हो जाता है वो योगात्मक प्रतिलोम। अगर हम क्या करें x में, अगर हम क्या करें वही -x जोड़ दें उसी का व्युत्क्रम, तो क्या हो जाएगा आपका, धन का गुणा ऋण में होगा, ऋण होगा, तो x से कट जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जो x का योगात्मक प्रतिलोम होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में आपका कथन क्या हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा। फिर अगला देखें, x का योगात्मक प्रतिलोम, तो x का जो योगात्मक प्रतिलोम होगा वो x ही होगा। उसके साथ आप प्लस भी लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं भी लगा सकते हैं। लेकिन x का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -x होगा। क्यों, क्योंकि ये x धनात्मक है, उसका व्युत्क्रम क्या होगा, ऋणात्मक होता है। योगात्मक प्रतिलोम में आप चिन्ह बदलते हैं। अगर यहाँ देखें x का गुणात्मक प्रतिलोम, तो x का गुणात्मक जो प्रतिलोम होगा वो क्या होगा, x/1/x होगा। क्यों, क्योंकि x के नीचे अगर एक बनाए हर तो क्या होगा, x/1 होगा। अब एक ऊपर चला जाएगा, x क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो 1/x। और इसको आप लिख सकते हैं x पर -1 इनवर्स। 1/x को क्या लिख सकते हैं, x पे पावर -1। जो एक आपको दिखाई दे रहा है वो x के ऋणात्मक हो जाएगा। ये बटे के रूप में है, तो गुणे के रूप में जब होता है जो हर वाला अगर ऊपर जाता है तो क्या होता है, ऋणात्मक हो जाता है। तो x का जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा आपका 1/x होगा, या आप लिख सकते हैं x पे इनवर्स लिख सकते हैं। अगला सवाल आपका है, निम्नांकित को अपनी पुस्तिका पर उतार कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक है, इसको क्या करेंगे, इसकी जगह पे हमें भरना है, यहाँ पे लिखा है 5 ही है, -5/12 प्लस ... बराबर -5/12। तो यहाँ हम इस खाली जगह पे क्या भर दें कि दायां पक्ष जो है इधर दायां पक्ष, बायां पक्ष है, इधर दायां पक्ष है। इसमें हम क्या रख दें कि दोनों का मान संतुलित रहे, यानी बराबर रह जाए। तो आप अगर ध्यान दें ये -5/12 इधर भी है और इधर भी -5/12 है, तो इसमें हम क्या जोड़ दें कि मान में कोई परिवर्तन ना हो। तो आप अगर चाहें सोचें तो अगर यहाँ हम 0 भर दें तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 0 में कोई संख्या जोड़ें या किस संख्या में हम जोड़ें तो मान में कोई परिवर्तन नहीं, तो मान सदैव बराबर होता है। तो -5/12 इधर भी है और -5/12 इधर भी है, फिर भी अगर हम उसमें जोड़ते हैं -5/12 में 0 तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, तो 0 जोड़ने पे मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो यहाँ क्या भरा जाएगा, 0। एक तरीका तो ये है। अगर इसको हम सवाल लगा के हल करना भी चाहें, इसको हल कर सकते हैं। देखें, लिखा है -5/12 था यहाँ, और इसकी जगह पे प्लस था। यहाँ हम मान लें x भरा जाए तो x लिख दें यहाँ, और इधर आपका होएगा -5/12 हो जाए। तो क्या करेंगे, x को इधर रहने दीजिए, बाकी सबको उठा लाइए। ठीक, जैसे x बाएं पक्ष में रहने दीजिए, बाकी सबको क्या करें, दाहिने पक्ष में भेज दीजिए। -5/12 ये हो जाएगा। ठीक, ये -5/12 है, उधर आपका जाएगा +5/12 हो जाएगा। तो -5/12 ऋणात्मक और +5/12 धनात्मक, तो ये धन से ये आपका ऋण कट जाएगा, तो आपका क्या बचा, 0। तो x बराबर आपका क्या होगा, 0। तो x का मान 0 आए तो x जहाँ x आप माने हैं वहाँ क्या भरेंगे, 0 भरेंगे। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि x का मान कितना आया, 0 आया। तो इस तरह से सवाल लगा के भी आप भर सकते हैं, और चाहें तो दोनों को संतुलित करके भी आप भर सकते हैं। यहाँ देखें अगला है -4/5 बराबर 0। तो इसमें हम कितना घटा दें कि 0 आ जाए, यानी कोई संख्या है अगर उसमें वही संख्या घटा दें तो मान क्या हो जाएगा, 0। जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पे ले लिए 5 में हम कितना घटा दें, 5 से हम कितना घटा दें कि 0 आ जाए,
ठीक, 5 में हम क्या घटा दें 5 से कि 0 आ जाए। तो इसको पता है सब कि 5 में अगर हम 5 घटा दें तो क्या आ जाएगा 0। यानी किसी संख्या में को 0 करना है तो वही संख्या उसका व्युत्क्रम आप उसको घटा दीजिए, उसके योगात्मक प्रतिलोम को घटा दिए तो उसका मान कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो 5 का जो योगात्मक प्रतिलोम आएगा -5 आएगा, अगर योगात्मक प्रतिलोम को घटा दिया जाए तो संख्या 0 आ जाएगी। ठीक, तो इसमें हमें क्या घटाना है कि 0 आ जाए, तो -4/5 है, तो -4/5 में हम क्या घटा दें, घटाने का चिन्ह है। तो अगर -4/5 में हम -4/5 घटा दें तो आपका क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक, तो वही संख्या यहाँ देखिए -4/5 है, अगर यहाँ भी हम -4/5 घटा दें यहाँ से तो क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस का माइनस में गुणा कराएंगे तो आपका +4/5 हो जाएगा, और +4/5 और -4/5 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसको देख भी लिया जाए, हल करके भी देख लिया जाए। देखिए -4/5 यहाँ भी है, ठीक, यहाँ माइनस, और इस पूरे जहाँ माने हैं इसको क्या मान लीजिए x माने हैं, माना x भरा जाएगा बराबर आपका 0, इसकी जगह पे क्या मान लिए x मान लिए। अब x का पक्षांतर कर दिया जाए, 0 उठा लिया जाए इधर, यहाँ आपका हो जाएगा -4/5। ठीक, ये धन 0 है, इधर आएगा -0 आ जाएगा, इधर कर दिया जाए, ये -x है, उधर जाएगा आपका +x हो जाएगा। तो किस संख्या में अब 0 जोड़ें या 0 घटाएं तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो आपका सिर्फ -4/5 ही आएगा बराबर x, यानी x का मान कितना आया आपका, x का मान आया -4/5। तो यहाँ देख सकते हैं आप कि -4/5 ही हम लोग भरे हैं। तो इस तरह से आप एक अचर पद मान के भी आप उसको मान निकाल के भर सकते हैं, और उसको डायरेक्ट तरीके से भी आप उसको हल करके भर सकते हैं। अगला सवाल है आपका 1/-2 पे -1, यानी इनवर्स लगा, 1/2 पर इनवर्स लगा है तो क्या करेंगे, किसी संख्या पे अगर ऋणात्मक पावर होती है तो क्या करते हैं, उसको हम धनात्मक पावर बना लेते हैं। तो धनात्मक पावर बनाने के लिए क्या करते हैं, भिन्न परिवर्तन, क्या कहेंगे, भिन्न परिवर्तन। अगर हम भिन्न का परिवर्तन कर दें, भिन्न परिवर्तन अगर हम कर दे रहे हैं तो जो घात होगा वो घात जो होगा ऋणात्मक से क्या हो जाएगा, ऋणात्मक से आपका क्या बन जाएगा, धनात्मक बन जाएगा, धनात्मक बन जाता है। यहाँ देख सकते हैं अगर किसी संख्या पे ऋणात्मक पावर है तो उसको अगर हमें धनात्मक पावर बनाना है तो भिन्न परिवर्तन कर दिए। ठीक, भिन्न परिवर्तन जब कर देंगे तो जो घात आएगा ऋणात्मक वो क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, अगर धनात्मक है तो क्या हो जाएगा, वो ऋणात्मक हो जाएगा। तो यहाँ अगर हम देखें, यहाँ लिखा है 1/-2 पे -1 चार्ज, फिर इन्वर्स लगा है, तो इन्वर्स हटाने के लिए क्या करेंगे, हम भिन्न परिवर्तन कर देंगे। जब भिन्न परिवर्तन कर देंगे तो जो घात है वो हमारा धनात्मक हो जाएगा। तो भिन्न क्या है, 1/-2 है, तो हम क्या करें, भिन्न बदल दें, जो नीचे है ऊपर कर दें, ऊपर वाले नीचे, तो -2 नीचे है इसको ऊपर कर दें, एक ऊपर इसको नीचे कर दें। तो जो हमारा पावर है इसको भिन्न को बदल दिए, इस पूरे भिन्न को हम बदल दिए, भिन्न परिवर्तन कर दिए, तो जो घात है वो बदल जाएगा, ऋणात्मक से धनात्मक हो जाएगा, अगर धन है तो ऋण हो जाएगा। तो हमें ऋण से धन बनाना है तो ऋण 1 है तो क्या हो जाएगा, धन 1 हो जाएगा। 1 से भाग आप -2 में देंगे तो -2 आ जाएगा, और -2 पे कितना पावर हो जाएगा, 1 आएगा। अब किसी संख्या पे पावर 1 हो तो वह संख्या वही होती है, तो -2 का करने -2, तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, -2। तो यहाँ आप भरेंगे क्या, ये जो खाली जगह था आपका -2 भरा जाएगा। एक सवाल और देख लिया जाए, 2/-5 पर -3 पावर है। यहाँ भी देखें आपका जो पावर है वो ऋणात्मक है, तो उसको धनात्मक पावर बनाने के लिए क्या करेंगे, हम भिन्न परिवर्तन कर लेंगे। जैसे 2/-5 है तो भिन्न बदल लेंगे, तो उस -5 को ऊपर कर लेंगे और 2 को क्या कर लेंगे, नीचे कर लेंगे। इससे करने से क्या होगा, जो घात आपका है वो ऋणात्मक से धनात्मक हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा। तो ठीक है, अब यहाँ से अब इसका ये मतलब हुआ कि -5/2 पे 3 पावर है, यानी दोनों संख्याएं 3 बार आएंगी। तो इसको आप लिख सकते हैं -5/2 को 3 बार लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं आप, जितना पावर उसको लिख सकते हैं। तो आ जाएगा 5×5 = 25, 125 हो जाएगा आपका, और नीचे हो जाएगा 2, नीचे 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब लेकिन देख लें चिन्ह क्या होगा, ऋण चिन्हों की संख्या कितनी है, ऋण चिन्हों की संख्या 1 2 3 है, 3 विषम में आता है, अगर ऋण चिन्हों की संख्या विषम आ जाए तो संख्या ऋणात्मक हो जाएगी, तो -125/8 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं
आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक शेयर कमेंट करें और जो भी होमवर्क दिया जा रहा है उसको पूरा करें। अगर उसके बाद भी अगर आपको कहीं दिक्कत आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, लेकिन होमवर्क करते रहें ताकि हम आपकी कमी को दूर कर सकें। इस होमवर्क को आप लोग पॉज करके नोट कर लें और इसको अन्य बच्चों के साथ भी शेयर करते रहें ताकि सब बच्चे इस होमवर्क को करें। अगर इसके बाद भी अगर आपको डाउट कहीं होता है तो आप पूछ सकते हैं, आपकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। पढ़ें और आगे बढ़ें। धन्यवाद।